ख्याल ये है कि शायद सी पैक अब उस लेवल का मंसूबा नहीं रहा जैसा कि कंसीव किया गया था। सी पैक कहीं थम गया है, जो हमारा ख्वाब था वो बहुत बुरी तरह से जो है वो चकनाचूर हुआ है। हमने उनको इकोनॉमिकली वायबल प्रोपोजिशंस ही नहीं दी कभी बना। हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गए, लेकिन वहां पर या बिजली नहीं है, या पानी नहीं है, या गैस नहीं है। अगर उनको बिजनेस शुरू करना है तो उनको 38 अप्रूवल्स चाहिए बिफोर दे कुड स्टार्ट देयर बिजनेस। तो दैट वाज द कोर रीजंस कि हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद जो फिर सिचुएशन हुई, चाहे वो सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो फिर बैक बर्नर पे चली गई। बात तो सही है कि वो सी पैक का ख्वाब जो है, जो असल उसका फेस था, उसमें तो कहीं वो खो गया है। देखिए, गलतियां हमारी हैं, हमारी नाअहली है। हम ये कह रहे हैं कि रॉकेट साइंस नहीं है करने के लिए। पहले ये है कि अभी तक हम लोग G2G के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को फोकस करें। सरकार अगर करना चाहे तो ये कोई इम्पॉसिबल वो चीज नहीं हुआ ना, वो नहीं नहीं हुआ तो इस वक्त तो अब करना पड़ेगा सर। मैं ये कह रहा हूँ वो तो नहीं हुआ। वो अब वो हमारे हाथ में क्या है, तो वो मुझे हाथ खाली नजर आ रहा है। बज़ाहिर वो हाथ खाली नजर आ रहा है। अगर ये फंडामेंटल करेक्शन हम कर लें तो सी पैक बहुत जल्दी रिवाइव हो सकता है। ये जो इकोनॉमिक जोन्स है, ये हमारे यहाँ प्लग एंड प्ले के लिए रेडी हैं। दावे जी अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो सका। केपी के अंदर जो इकोनॉमिक जोन है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्री है उनको कराची से इंपोर्ट करनी पड़ती है मटेरियल। इस वक्त जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसके अंदर जो पंजाब के हैं दोनों, वो काफी हद तक रेडी हैं। क्या वो चाइनीज फ्रस्ट्रेशन जो है वो कुछ डाइल्यूट होती नजर आ रही है, कुछ वापस रिस्टोर हो? आज का स्टेटस क्या है चाइनीज इंटरेस्ट एंड सी पैक फेज 2? Why I would still see light end of the tunnel, silver lining है। आपने दासू का जिक्र किया था, they were so emotionally exhausted कि they had tears virtually in their eyes। उन्होंने कहा इसके बावजूद भी we are still committed for phase 2। और जब ये बैक बर्नर पे चला गया तो चाइना ने अप्रोच किया कि अब अगर हमने फेज 2 को करना है तो दैट इज विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। Request His Excellency the President and His Excellency the Prime Minister to push the button and groundbreak these projects. 请主席阁下和总理阁下按下启动球，下达以上项目动工指令。आजकल पाकिस्तान में हम अक्सर ये सवाल सुनते हैं, हमसे पूछा जाता है कि क्या सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका माशी इनकलाब का जो ख्वाब था, क्या वो ख़त्म हो गया है, या सी पैक का ख्वाब अपनी ताबीर से अभी कोसों दूर है? ये सी पैक को क्या हो गया है? ये वो सवालात हैं जो सी पैक के हवाले से एक आम आदमी के जहन में भी हैं और ख़ास आदमियों के जहन में भी हैं। वैसे तो हम पाकिस्तानी पिछले 12 सालों से सुन रहे हैं कि सी पैक पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा गेम चेंजर मंसूबा है जो पाकिस्तानी इकानमी की मईशत की तकदीर बदल देगा। लेकिन अजीब इत्तफाक है कि सी पैक के तहत दर्जनों प्रोजेक्ट्स में से शायद ही कोई मंसूबा अपनी मुकर्ररा लागत और मुकर्ररा डेडलाइन पर मुकम्मल हुआ। कभी पाकिस्तान में सियासी व माशी अदम इस्तेहकाम, इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म के वाक़यात की वजह से चीन का एतमाद डगमगाया, तो कभी सी पैक के तहत बिजली के महंगे मंसूबे पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस और इकानमी पे भारी बोझ बनते नजर आए। ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें भी मंसूबों की रफ्तार में अक्सर रुकावट बनी रही। ब्यूरोक्रेसी से मुंसलिक मसाइल और फिर दूसरे तमाम मामलात जो इनसे मुंसलिक हैं, सी पैक के मंसूबों की रफ्तार में अक्सर रुकावटें बनी। ख़ास तौर पर जुलाई 2021 में दासू डैम पर काम करने वाले चीनी शहरियों पर हमले में 9 चीनी इंजीनियर समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे, जिस पर चीन में शदीद तशवीश और बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। बहरहाल गुज़िश्ता 12 सालों में सी पैक को ज़बरदस्त सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना रहा है और बेपनाह इकोनॉमिक मसाइल भी सामने आए हैं। अगर सी पैक के माजी पर सरसरी नज़र डालें तो दर हकीकत चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत अहम हिस्सा, जिसकी बाकायदा बुनियाद 2013 में नून लीग की हुकूमत में रखी गई थी और अप्रैल 2015 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 51 MOUs पर साइन हुए थे। Today the two sides have signed 51 agreements and MOUs for projects which have sound financial and technical backing and are being put on a fast track. Two sides agreed that they will take the building of the China-Pakistan economic corridor as the center and
prioritize and focus on the 4 areas of Guadar Port, the transportation infrastructure, energy and industry cooperation. इब्तिदा में सीपैक के प्रोजेक्ट्स की मालियत $46 बिलियन समझी जाती थी, जो बाद में बढ़कर $64 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। और अब ये सीपैक प्रोजेक्ट पहले फेज से निकल के सेकंड फेज में दाखिल हो चुके हैं। 2013 से 2018 के दरमियान सीपैक का इब्तिदाई मरहला पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने के लिए था। पहले फेज में सीपैक के तहत पाकिस्तान में 5320 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में शामिल की गई, जिससे लोड शेडिंग में नुमाया कमी आई। लेकिन पाकिस्तान के बढ़ते हुए सर्कुलर डेट ने सीपैक के एनर्जी प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की इकोनॉमी पर एक भारी बोझ बना दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब हुकूमत की माली सकत की कमी की वजह से सीपैक के पावर प्रोजेक्ट सर्कुलर डेट की मशीन बन गए थे और सीपैक के तहत IPPs की कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कतई तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान में सीपैक के तहत $21 बिलियन के तकरीबन 2 दर्जन एनर्जी मंसूबे लगाए हैं, जिनमें 75% कमर्शियल कर्जे हैं और 25% इन्वेस्टमेंट है। चाइनीज लोन्स तकरीबन $16 बिलियन है और पाकिस्तान को लोन, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स की मद में चीन को सालाना $1.7 बिलियन देने होते हैं। यानी पाकिस्तान तकरीबन 500 बिलियन रुपीस चाइनीज IPPs को देने का पाबंद है। हर चंद महीनों बाद अदायगी में ताखीर की वजह से चाइनीज इन्वेस्टर्स कंपनीज में बेचैनी पैदा हो जाती है। कुछ कंपनीज ने अपने शेयर्स फरोख्त करने पर गौर भी शुरू किया है। सीपैक 1 अब हम कहते हैं हमने मुकम्मल कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें ये हमारे मुल्क में जो पावर का क्राइसिस बना है वो नहीं था। हमारे मुल्क में दुनिया की सबसे महंगी बिजली का निज़ाम नहीं था, ये सर्कुलर डेट नहीं था, चाइना के जो कर्जे हम वापस नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली जो पावर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो ये तो चाइनीज का ऑब्जेक्टिव नहीं था। वो तो चाहते थे कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो, जो बहुत एफिशिएंट हो, बहुत कामयाब हो, पूरी तरह वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लेके आए, पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस को बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। लेकिन सीपैक 1 में तो नहीं हो सका, उसमें तो हमने अरबों डॉलर एक डेट ट्रैप में बना दिए। सीपैक के तहत बिजली के महंगे मंसूबों की वजह से ऐसा कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सीपैक ने कामयाबियां हासिल नहीं की हैं। सीपैक के तहत ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से 1500 किलोमीटर से ज्यादा तवील मोटरवेज और हाईवेज तामीर हुई हैं, जिनमें मुल्तान सखर मोटरवे, हजारा मोटरवे ये ज्यादा अहम है। इसके अलावा गवादर पोर्ट और मुल्क के दीगर हिस्सों के दरमियान कम्युनिकेशन बेहतर बनाना भी इसमें शामिल है। सीपैक के तहत लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अक्टूबर 2020 से फंक्शनल है, जो मुल्क का सबसे बड़ा मास ट्रांजिट का रेल निज़ाम है। सीपैक के तहत गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर एक्टिव है, जबकि गवादर फ्री जोन भी अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है। सीपैक के तहत ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दूसरे फेज का बहुत बड़ा एलिमेंट है और ये सबसे क्रिटिकल मामला है, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए इंडस्ट्री को फरोग मिलना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना है और जॉब्स के बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज सामने आनी है। रशकई, धाबीजी और अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी जैसे इकोनॉमिक जोन सीपैक के सेकंड फेज का सेंटर बन सकते हैं, मगर इसमें हुकूमत को काम करना है और बहुत तेजी से काम को आगे बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स की फराहमी बनानी है और इन्वेस्टर्स के एतमाद को बहाल करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ग्रीन कॉरिडोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का फरोग भी सीपैक के फेज 2 का एक अहम हिस्सा है। आखिरकार सीपैक की कामयाबी इस बात से जुड़ी है कि पाकिस्तान अपनी माली जिम्मेदारियों को किस हद तक पूरा करता है। पैसे देने होंगे, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस पर कितना अमल दरामद होता है और ये भी देखना है कि सिक्योरिटी को किस कदर मुस्तहकम किया जा सकता है, टेररिज्म को कैसे बीट किया जा सकता है, चाइनीज सिटीजन्स की सिक्योरिटी को मुकम्मल और फुल प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है। यकीनन चाइना सीपैक में किसी सूरत पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहता, नहीं छोड़ेगा। उसी ने सीपैक को रवा दवा रखने का बार बार अज़म रखा है, लेकिन बीजिंग की जानिब से वाज़ेह इशारे मिलते हैं कि चीनी इन्वेस्टर्स का, मालियाती इदारों का एतमाद बहाल करना भी जरूरी है ताकि ये गाड़ी तेजी से आगे बढ़ सके। सीपैक में कितनी जान बाकी है, सीपैक किस अंदाज से आगे बढ़ रहा है या बढ़ सकता है, इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं और इसके लिए आज हमने दावत दी है जनाब खालिद मंसूर साहब को। वो इन मामलात में, सीपैक मामलात में वज़ीर-ए-आज़म के माविन खुसूसी भी रह चुके हैं, साबिक़ माविन खुसूसी रह चुके हैं और अब इस वक्त जो सीपैक के हवाले से पाकिस्तान में एक बहुत ही सॉलिड और मजबूत काम हो रहा है इसकी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें वो बहुत उसके रूह रवा भी हैं खालिद मंसूर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मंसूर साहब,
गोया हम ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे अपनी इस गुफ्तगू में, जो एक पाकिस्तान में एक ख़्याल है, एक बेचैनी है, या एक ख़्याल ये है कि शायद CPEC जो है उसकी स्टीम निकल चुकी है, CPEC अब उस लेवल का मंसूबा नहीं रहा जैसा कि कंसीव किया गया था, CPEC कहीं थम गया है। असल चीज़ थी हम जिस पे देख रहे थे वो था फ़ेज़ 2, जिसके अंदर ये इकनॉमिक जोन्स बनने थे, चाइनीज़ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होनी थी, चाइनीज़ ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज होनी थी, यहाँ पे कारखाने लगने थे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगनी थी, जॉब्स क्रिएट होनी थी, ये एक्सपोर्ट हब बनना था चाइना के लिए, और फिर ये हम आगे जाते। तो ये था वो गेम चेंजर जिसको हम कहते हैं असल में पाकिस्तान के लिए, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब फ़ेज़ 2 आएगा और ये गेम चेंजर आएगा। तो वो सारी सूरत हाल जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है। वो हमें जो हमारा ख्वाब था वो बहुत बुरी तरह से जो है वो चकनाचूर हुआ है इस पूरे मामले में। फ़ेज़ 2 की जो हमारी डिलीवरी रही है वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि वो हमारे लिए कोई मुतासिर कुन चीज़ नहीं है। जी अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए जी जो फ्रेमवर्क है ना, मैं आपको बताऊँ कि जिस वक्त ये CPEC का फ्रेमवर्क लिखा जा रहा था, आई वॉज पार्ट ऑफ इट्स वेरी स्मॉल टीम जिन्होंने चाइना के साथ मिलकर रखा। मैं आपको बताऊं जी कि कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो चाइना ने हमें फ्री फंडिंग की है। अच्छा, अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो अपनी इंडस्ट्री को रिलोकेट करें फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना टू वेस्टर्न पार्ट, जो शिनजियांग प्रोविंस है, और उसके बाद इस कॉरिडोर से लेते हुए वो गवादर में लेके आए, और फिर गवादर से टू वेस्टर्न यूरोप, टू सेंट्रल एशियन स्टेट में, तो इधर से वो जाएगा अफ्रीका के अंदर और यूरोप के अंदर, वो सारा का सारा अपनी जो ट्रेड को वो लगाएं। इसलिए गवादर के अंदर उन्होंने कम से कम कपल ऑफ बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए। एयरपोर्ट वहां पर बन चुका है, और उसके बाद जो वहां पर फ्री जोन्स भी बन गए, और देवर एटलीस्ट 12-13 कंपनीज थी जिन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। और दूसरा था कि अगर आप उसको ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब वो चीज़ बन गई, राहदारी बन गई, तो आप पाकिस्तान कैसे बेनिफिट कर सकता है? जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गई और इवन अदरवाइज अफगानिस्तान, तो वो जितनी ट्रेड है वो वहां से आए और पाकिस्तान उसको भी इकोनॉमिकली वो बेनिफिट करे। मेरा जो परसुएड मुझे किया गया व्हेन आई वाज हेडिंग हब को, तो उसकी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमने फ़ेज़ 2 को डेवलप करके इम्प्लीमेंट करना है। तो दैट वाज द रीजन आई जॉइंड एंड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। और उसके बाद पहली जो ज़रूरत थी कामरान साहब वो ये थी कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें ऑन द प्रायोरिटी सेक्टर जिसमें पाकिस्तान को कंपेटिटिव एज है। अब हमारा देखिए, जो मैंने जो सीखा या देखा या एक्सपीरियंस किया, हम चाइना जाते हैं सिंपल नैरेटिव्स के साथ कि जी वी आर आयरन ब्रदर्स, आप आए मुल्क में, हमारे प्रोजेक्ट्स लगाएं, हमारी दोस्ती जो है वो deeper than sea, higher than Himalaya, sweeter than honey। लेकिन चाइनीज आर एक्सट्रीमली कमर्शियली सेवी लोग हैं। हमने उनको इकोनॉमिकली वायबल प्रोपोजिशंस ही नहीं दी कभी बना के। तो कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तकरीबन 6 महीने लगे हैं जी कि हमने उसके लिए जो पाकिस्तान के प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जिसका आपने तस्करा भी किया अपनी समरी में, कि एग्रीकल्चर है, उसके अंदर टेक्सटाइल है, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल है, उसके अंदर IT है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाएं। और ये एक विन विन है कि चाइना में जो मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो अनवाइबल हो गई है। और इस वक्त जो मेरा लेटेस्ट असेसमेंट है कि कंपेयर टू पाकिस्तान वो तकरीबन 3 गुना वो महंगे हैं। उसका एडवांटेज किसने लिया? वियतनाम ने, बांग्लादेश ने, कंबोडिया में, क्योंकि वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद थी। और व्हेन आई वाज हेडिंग CPEC, ट्रस्ट मी, वहाँ के जो वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे जिनसे मैं इंटरेक्ट करता था, वो कहते थे कि मिस्टर मंसूर, यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, डू एग्जैक्टली व्हाट चाइना हैड डन। तो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गए, लेकिन वहाँ पर हमें जो है ना प्लग इन एंड प्लग आउट टाइप की एनवायरनमेंट पैदा नहीं कर पाए। वहाँ पर या बिजली नहीं है, या पानी नहीं है, या गैस नहीं है। अप्रूवल प्रोसेसेस इतने हमने कम्बरसम कर दिए कि 38 अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। तो दैट वाज द कोर रीजंस कि हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी भी गवादर और धाबे जी, दे आर स्टिल वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। नाउ
जिस वक्त 2021 में हम लोग गए हैं चाइना, प्रिपेयर होके गए, और वहां पर तकरीबन 22 मीटिंग्स की जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर की, और उसके अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जो चेयरमैन थे उनके साथ डिटेल मीटिंग हुई। तो उस वक्त उन्होंने ये कमिटमेंट किया था कि क्लोज टू ओवर $40 बिलियन की जो मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वह हम आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या गवादर में रिलोकेट करेंगे, उस पर आप काम करें। और उसके बाद जो फिर सिचुएशन हुई, चाहे वो सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो फिर बैक बर्नर पे चली गई। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कि देखें तो फिर जो इस वक्त जिस बात से हमने शुरू किया था कि लोगों के जहन में ये ख्वाब है कि जो सीपैक का ख्वाब था वो पूरा नहीं हो रहा, सीपैक का ख्वाब जो है वो टूट गया है, वो अब आगे नहीं बढ़ रहा, वो तमाम सूरत हाल। और ये फ़ेज़ 1 हो गया, 13,000 मेगावाट बिजली आ गई, तमाम चीज़ें हो गई, वो एक बड़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आ गई। अब फ़ेज़ 2 था जहाँ पर कि ये सारी चीज़ होनी थी। तो आपने जैसे फरमाया कि एक तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक टमल्ट आ गया, वो पूरी चीज़ उलट गई। और दूसरी चीज़ ये है कि बहरहाल मगर ये कि जो भी गवर्नमेंट आई है वो तो बहुत ज़्यादा सीपैक फ्रेंडली, चाइना फ्रेंडली, PMLN की गवर्नमेंट ने तो सीपैक की बुनियाद डाली। वो तमाम लोग अब पिछले 2, 2.5, 3 साल से तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रन कर रहे हैं शो। और उसके बावजूद बहरहाल वो एक सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हुए हैं वो बहुत बड़े ज़ाहिर है कि मसला रहा है। क्या वो फ्रस्ट्रेशन जो है, चाइनीज़ फ्रस्ट्रेशन जो है वो कुछ डाइल्यूट होती नज़र आ रही है, कुछ कि कुछ चीज़ बाहर की वापस रिस्टोर हो, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी बातें की गई हैं, तो वो करंट आज का स्टेटस क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ चाइनीज़ इंटरेस्ट एंड सीपैक फेज़ 2 को रिवाइव हो जाना या उसको दोबारा खड़े होना, उसमें कहीं कुछ सूरत हाल नज़र आ रही है या ये कि अब हम भूल गए? नहीं सर, देखिए मेरी कन्विक्शन है, मैं आपको बताऊं, आपने दासू का जिक्र किया था जहां 9 चाइनीज को अनफॉर्चुनेटली उनको कर दिया गया। तो मैं वो कॉन्डोलेंस मैसेज लिखने गया वहां पर, तो आप यकीन करिए कि दे वर सो इमोशनली एग्जॉस्टेड कि दे हैड टीयर्स वर्चुअली इन देयर आईज। उन्होंने कहा इसके बावजूद भी वी आर स्टिल कमिटेड फॉर फेज 2। ये मैं आपको सुनाई नहीं, बल्कि मेरा अपना जाती जो मैंने वहां पर विजिट किया उनकी एम्बेसी में। अच्छा, एक चीज मैं अब आपको बताऊं कि अभी व्हाई आई वुड स्टिल सी लाइट एंड ऑफ द टनल, सिल्वर लाइनिंग है क्या? उन्हें अपने इस राउट को हर सूरत में डेवलप करना है। चाइना 30 से 40 साल आगे का सोचता है, इसीलिए उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया। वो एक अनफॉर्चुनेट बात है, इट इज नॉट यील्डिंग एनी एडवांटेज नाइदर फॉर पाकिस्तान नॉर फॉर चाइना, हाउएवर दे आर स्टिल कमिटेड, नंबर 1। दूसरा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि दे वांटेड थ्रू सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कनेक्टिविटी विद द रीजनल कंट्रीज के साथ। देन चाइना ने अप्रोच किया कि अब अगर हमने फेज 2 को करना है तो दैट इज विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑफ रीजनल कंट्रीज। तो आप ये इसके अंदर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, और उन्होंने कहा 5 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर एनर्जी ट्रांजिशन है, जिसके अंदर टेक्सटाइल है, नंबर 3, नंबर 4 ट्रेड लॉजिस्टिक्स, नंबर 5 है IT एंड AI। उन्होंने कहा फिलहाल 5 सेक्टर पे आप शुरू करें, आइडेंटिफाई करें प्रोजेक्ट, रीजनल कंट्रीज के अंदर उनको लेकर आए, और उसके बाद चाइना जो है फिर वो मैचिंग ज्वाइंट वेंचर का पार्टनर आपको देगा। तो ट्राई पार्टाइट ज्वाइंट वेंचर से हम फेज 2 को आगे लेकर चलते हैं। तो लास्ट ईयर जी फिर इसको प्रॉपरली इंस्टॉल किया गया विद द फुल इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो SIFC। और उसके बाद जो रीजनल कंट्रीज के तकरीबन कोई 15 इन्वेस्टर से, सेंट्रल एशियन स्टेट से, सऊदी अरेबिया से, कतर से, UAE से, टर्की से, तो उन्होंने इस आइडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि फेज़ 2 को आप डेवलप करें विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल कंट्रीज की प्राइवेट सेक्टर को, और फिर ट्राई पार्टाइट को लेके जाएं। एंड चाइना वांटेड कि पहले आप सऊदी अरेबिया के साथ इसको शुरू करें। अच्छा, अब इसके अंदर फिर लास्ट ईयर सितंबर के अंदर ये प्रोजेक्ट हमने, जो कि नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्निकली और इकोनॉमिकली वायबल एंड नॉट वेरी कैपिटल इंटेंसिव, उनको आइडेंटिफाई किया गया इन्हीं 5 सेक्टर में, और उनके ऊपर अभी ट्रैक्शन माशाल्लाह शुरू हुई है। और सऊदी अरेबिया के अंदर हम लोग बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं। ये बताएं खालिद भाई कि अब मुझे बताएं कि फ़ेज़ 2 रिलेटेड, फ़ेज़ 2 स्पेसिफिक है, आप कोई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बताएं
विच आर इन मोशन, यू नो, के एक टेंजिबल है जी, जिनकी डेवलपमेंट, जी, वो बताएंगे जी, जिससे जी, लगे कि मैं हाँ ये बता फेज 2 जिंदा है। जी। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जी कि जो 5 सेक्टर्स के अंदर जब हम लोग गए हैं सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन है। ये जो सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने नई क्रिएट की है, और उसके जो मिनिस्टर हैं वो खालिद अल फली हैं। तो हमारा जब फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, हमारा इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी है स्पोर्ट्स सेक्टर, क्योंकि 2034 के अंदर सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा वर्ल्ड फुटबॉल को। तो उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ये फुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। अब बिजनेस मॉडल देखिए जी, दिस इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, कि उसके अंदर हमने बता दिया कि देखिए जी, आप स्ट्रेट अवे नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इकोसिस्टम नहीं है। तो आप ऐसे करिए कि आप इस तरह का आप जॉइंट वेंचर क्रिएट करें कि पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है, आई एम श्योर यू आर अवेयर कि सियालकोट तकरीबन एक्सपोर्ट का 12% जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और इस वक्त जो जितने भी यूरोपियन लीग्स हैं या एशियन लीग्स हैं या वर्ल्ड कप है, उनके ना सिर्फ फुटबॉल बट उनके अपैरल, उनकी जर्सीज हैं, उनके बैकपैक्स हैं, उनके चिन गार्ड हैं, शूज हैं, वो सियालकोट में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो आइडियल जो बिजनेस मॉडल हमारे सोच के मुताबिक ये था कि इस किस्म का फेज 2 को डेवलप किया जाए कि जहां पर पाकिस्तान भी बेनिफिट करे। अब वो किस तरह करेगा, हमने उनको ये कन्विंस किया, टुक अस 3 मंथ्स, कि जी 80-90% तो प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी, और पाकिस्तान वो जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है वो सऊदी अरेबिया भेजेगा, और जैसे ही आप सऊदी अरेबिया भेजेंगे तो देन यू विल बेनिफिट, योर इकोनॉमी विल बेनिफिट। और वहां पर फिर आप जब मैन्युफैक्चरिंग रिमेनिंग 10% की शुरू करें तो आपको साल लगेंगे बाय द टाइम यू विल बी एबल टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। अच्छा, अब इसके अंदर जो सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्टर की अगर मैं बात करूं कामरान साहब, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज टेकिंग प्लेस इन सऊदी अरेबिया। वहां पर उनके कुछ 24 स्टेडियम बन रहे हैं, और जी 24 स्टेडियम खालिद भाई, वो तो ठीक है, सऊदी अरेबिया में जो हो रहा है, हम तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान में फेज 2 सी पैक पे फोकस करना चाहते हैं कि जी कि मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर। जी। देखिए, उसके अंदर ना लेवरेज कर रहे हैं ना सी पैक में। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सऊदी अरेबिया को ये कहा कि वो आके हमारी एग्जिस्टिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें टू एनहेंस देयर कैपेसिटी, क्योंकि अभी तो कैपेसिटी उनकी सारी की सारी जो है कमिटेड है। तो वो इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी जो सऊदी करेंगे पाकिस्तान के अंदर। और चाइना को लेवरेज ऐसे कर रहे हैं कि वहां पर जितना ये जॉइंट वेंचर या ट्राई पार्टी जॉइंट वेंचर जब क्रिएट हो, तो वहां पे हमारे जो कॉन्टेक्ट से वहां पे चाइना भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। और इसके अलावा पैरेलल के अंदर हम सऊदीज को ये कन्विंस कर रहे हैं कि ये वाले जो प्रायोरिटी 5 प्रायोरिटी सेक्टर हैं, इसके अंदर हम आपको प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर देते हैं, और वहां पर जो उन्हीं सेक्टर के अंदर स्पेशलिस्ट हैं, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर, उनको मिलाते हैं और उनको पूरी की पूरी एक इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ बता रहे हैं कि इन 5 सेक्टर के अंदर व्हाई देयर इज ए कंपैरेटिव एज ऑफ पाकिस्तान। तो इट इज गोइंग टू बी ए बायलैटरल, जिसके अंदर दोनों ममालिक, अभी मैं सिर्फ एक सऊदी अरेबिया के मॉडल की बात कर रहा हूँ। अब जो आइडियल जो चीज कनेक्टिविटी बनती है बिजनेस मॉडल की, वो है पाकिस्तान, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान, कुवैत एंड टर्की, और तीसरा है पाकिस्तान, चाइना एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तो अगर हम इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के करें और फेज 2 के जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आइडेंटिफाई करें ऐसे प्रोजेक्ट्स, और ऐसे प्रोजेक्ट्स करें कि जिसके अंदर ये बता दें खालिद भाई कि ये जो इकोनॉमिक जोन्स है, ये हमारे यहाँ प्लग एंड प्ले के लिए रेडी हैं। वह देखिए, इसके अंदर जो जिस टेन्योर तक मैंने काम किया है, तो उसके अंदर जो फैसलाबाद के जो थे ना AIIC, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जोन, और दूसरा फेडमिक था, तो वो तो काफ़ी हद तक वो क्लोज थे, और उसके अंदर जितनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होने के नज़दीक थी। लेटेस्ट मुझे पता नहीं है कि जितनी वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही थी उसको सब चीज़ें मिली या नहीं। दावे जी अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो सका, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम है, और उसके अंदर जिस तरह उन्होंने बिडिंग करवाई है, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट रियली टेकन ऑफ। बाकी ये जो आपका इधर KP के अंदर जो इकोनॉमिक जोन है वो भी हुआ, लेकिन वहाँ पर वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्री है उनको कराची से इम्पोर्ट करनी पड़ती है मटेरियल। तो इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसके अंदर जो पंजाब के हैं दोनों, वो काफ़ी हद तक रेडी हैं, उनमें जगह भी है। और उसके अंदर ऑलरेडी जो चाइनीज़ की तकरीबन को $1.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी AIIC में और फेडमिक के अंदर,
और वो मल्टीपल चीज़ें बना रहे हैं, वो टाइल्स बना रहे हैं, वो आपकी लाइट्स बना रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मसला इमरान साहब ये था, कामरान साहब ये था कि उनको ना बहुत ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट होता था, जो मैंने बताया कि उनको कोई 38 अप्रूवल चाहिए। वो प्लग एंड प्ले के अलावा अगर उनको बिजनेस शुरू करना है तो उनको 38 अप्रूवल्स चाहिए बिफोर दे कुड स्टार्ट देयर बिजनेस, कुछ प्रोविंशियल और कुछ फेडरल। तो उसके लिए ज़रूरत थी कि आप उसको ईज आउट करने के लिए इस किस्म के अप्रूवल को आप उनसे एग्रीमेंट करें कि ये हमारा लॉ ऑफ द लैंड है और इसके अंदर आपको इनसे कंप्लाई होना है, और फिर ऑडिट रिजीम से उनको आप पेनलाइज करें अगर उन्होंने उन चीज़ों को या उन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया। तो ये अगर और दूसरी चीज़ यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फैसिलिटेशन, जिसके लिए CPEC अथॉरिटी ने उस वक्त जिम्मा उठाया था कि वो वन विंडो ऑपरेशन करेगी। वो नहीं है ना खालिद भाई, यहाँ पर तो वन विंडो ऑपरेशन तो नहीं है ना कहीं पर भी। और सर वो क्रिएट करना पड़ेगा ना, मैं हाँ आपसे वो नहीं हुआ ना, तो इसीलिए तो हमारा बुनियादी सवाल कि ये जो CPM जो CPEC का ख्वाब जो है वो महव हो रहा है, वो मध्यम पड़ रहा है, वो सारा हो रहा है। उसकी वजह ये है ना, जो सारी चीज़ें, तो बात तो सही है कि वो CPEC का ख्वाब जो है, जो असल उसका फेस था, उसमें तो कहीं वो खो गया है। देखिए मैं कह रहा हूँ वो खोया नहीं है। देखिए गलतियां हमारी हैं, हमारी नाअहली है। हम ये कह रहे हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है करने के लिए। पहले ये है कि अभी तक हम लोग G2G के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को फोकस करें। उनके लिए आप ये जो मैं बता रहा हूँ कि रिस्क को कम करने के लिए जो ट्राईपार्टाइट जॉइंट वेंचर क्रिएट करें, उससे क्या होता है, रिस्क काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए आप फैसिलिटेशन करिए, जो 38 आपको अप्रूवल चाहिए उनको करें। ये कोई सरकार अगर करना चाहे तो ये कोई इम्पॉसिबल वो चीज नहीं हुआ है, ना, वो नहीं हुआ तो इस वक्त तो अब करना पड़ेगा सर, मैं ये कह रहा हूँ। वो तो नहीं हुआ, वो अब करें तो अल्लाह करे हो जाएगा, वो सही है। अच्छा थोड़ी सी ये बताइए कि इसके बावजूद चाइना पाकिस्तान के B2B के अंदर जॉइंट वेंचर्स बहुत सारे हो रहे हैं, कि बहुत सारी टाइल्स हैं, टेलीफोनी है, फिर ऑटोमोबाइल है, दर्जनों चीज़ें हैं जो कि काम हो रहा है यहाँ पर। ये किस स्फेयर में हो रहा है जो चाइना पाकिस्तान B2B इस वक्त काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे इस सेक्टर में? फंडामेंटल है ना, 250 मिलियन लोगों की आबादी है। कैन एनी कंट्री कैन नॉट टोटली इग्नोर। बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। इस वक्त जनरल स्लो डाउन है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन अगर हम अपना कोर्स करेक्शन कर लें, मैं सिर्फ गुजारिश ये आपसे कर रहा हूँ कि देखिए चाइना इज स्टिल कमिटेड, उसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर थ्रू गवादर ऑल द वे। तो आपका फंडामेंटली यू थिंग्स आर देयर, पहली चीज। मैं दूसरा ही कह रहा हूँ कि आप फोकस ये करें कि प्राइवेट सेक्टर लेड इन्वेस्टमेंट्स को लेके आइए, जिसके अंदर जो सक्सेसफुल प्लेयर हैं उनको जॉइंट वेंचर क्रिएट किया जाए चाइना के साथ, वो मिल के कैपेसिटी। देखिए अब होता ये ना कि टैरिफ की अगर हमें एडवांटेज लेना हो तो हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। अब पाकिस्तान को टैरिफ मिल गया है कि वो 19%, लेकिन क्यों नहीं बेनिफिट कर रहे कि कैपेसिटी नहीं है। तो मैं अर्ज आपसे ये कर रहा हूं कि हम अगर इस तरह फोकस कर ले, उन सेक्टर्स के अंदर आइडेंटिफाई करें, तो जॉइंट वेंचर क्रिएट करें बिटवीन द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, जो टेक्सटाइल हो गया या एग्रीकल्चर हो गया या आपका IT हो गया। लेकिन ये सारी बातें देखें खालिद भाई, हमें चाहिए, मुझे तो ये चाहिए था कि ये बताएं कि जी देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो गया, ये चीज़ें रोल आउट हो रही है, ये सारी चीज़ें फ़ेज़ 2 के अंदर, जिसकी अभी हम ख़ास तौर पे CPEC के अंदर, ये सारी वो चीज़ें हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए था, ये हमें करना, आगे जाना है तो हमें ये करना चाहिए। लेकिन आज जो हमने किया है वो हमारे हाथ में क्या है, तो वो मुझे हाथ खाली नज़र आ रहा है। सर देखिए मेरा इसमें जवाब ये है कि बज़ाहिर वो हाथ खाली नज़र आ रहा है, वो ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर ये फंडामेंटल करेक्शन हम कर लें तो CPEC बहुत जल्दी रिवाइव हो सकता है। अभी लास्ट वीक ही हमारी बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है चाइनीज़ के साथ, तो चाइनीज़ अभी भी कह रहे हैं कि ठीक है जी, कि आप प्रॉपर डील्स लेके आइए जिसके अंदर हम आपको जॉइंट वेंचर क्रिएट करके देते हैं, आप आगे चलिए। जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ग्राउंड पे हैं, ऑपरेशनल हैं, चल रहे हैं, जो CPEC का फल है, समर है, उनमें से जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं वो बयान करें, ताकि लोगों को पता चले कि हम हवाई बात नहीं कर रहे, वो चीज़ें हैं जो कि रोल आउट हो चुकी हैं, बस वो रवां दवा हैं। देखिए उसमें सबसे पहले ये करते हैं कि जो हमारा फेज़ 1 के जो 2 हिस्से थे ना, उसके सीधा मैं बताता हूँ।
आपको याद होगा कि कोल से बेस फाइनेंसिंग जो थी वो इम्पॉसिबल हो गई थी फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन लेंडर से, तो हम फिर चाइना के पास गए। अब मुख्तसरन ये है कि पावर सेक्टर के अंदर इस वक्त उस ब्लॉक में 4 330 मेगावाट के प्लांट अप एंड रनिंग है और वो चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी हाईएस्ट डिस्पैच ऑर्डर पे प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसी तरह ब्लॉक 1 में चाइना की कंपनी ने आके लगाया तो 1320 मेगावाट वो बना रहे हैं, तो कंबाइंड 2700 प्लस मेगावाट इस वक्त थर से डेवलप हो रही है पावर या प्रोड्यूस हो रही है पावर, और वो चीपेस्ट पावर है जो कि हमारे ग्रिड के अंदर जा रही है। अच्छा, इसके अलावा देयर वर 2 also 1320 मेगावाट कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट इंपोर्टेड वन, एक हक्को ने लगाया और एक जॉइंट वेंचर था जो कि पोर्ट कासिम के ऊपर लगा पावर प्लांट, मिरकाब का और पावर चाइना का, वो भी 1320 मेगावाट का है, और इन दोनों पे तकरीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। और उसके बाद जो हमारा ग्रिड अवेलेबल नहीं थी तो वो HP और हाई टेंशन जो ग्रिड लाइन है वो भी तकरीबन $2.5-3 बिलियन के अंदर चाइना ने बिछाई है, जिससे जो थर में पावर जनरेट हो रही है वो हमारी ग्रिड के अंदर जा रही है। इसके अलावा रिन्यूएबल के अंदर देवर प्रोजेक्ट्स और हाइडल के अंदर भी प्रोजेक्ट लगे, तो ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप एंड रनिंग है, और आपने अपनी उसमें बता दिया कि तकरीबन 13,000 मेगावाट के करीब पावर जो है वो सिस्टम में आ गई। अब मैं थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बताऊं। अच्छा, इसी पे ज़रा सा मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जाहिर है कि जब ये कंसीव किए जा रहे थे, जब ये ग्राउंड पे आ रहे थे, तो उस वक्त ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल के हवाले से चाइना में इनकलाब की सूरत हाल नज़र आ रही थी, चीज़ें तब्दील हो रही थी, दुनिया में तब्दील हो रही थी। क्या आप हमारा जो फोरसाइट थी, हमारा जो प्लान्स थे जो CPEC के हवाले से, जिसमें बहुत ज़्यादा हमने शुरू में देखा कि कोल बेस्ड हमने किया, और ये पता था कि कोल जो है वो डिमिनिशिंग एक सोर्स है, और कोल जो है वो हमारे लिए उस वक्त के लिहाज से तो चीपर थी, लेकिन बहरहाल ये वो सोर्स है जो कि डिमिनिश हो रही है, जिसका दौर गुजर रहा है, और आने वाला दौर जो है जो रिन्यूएबल्स का दौर था, जो सोलर का, विंड का, चाइना उसमें बहुत आगे था, तो हम उसको फैक्टर नहीं कर सके उस तरह से, और जिसकी वजह से अब हम सोलर और इन तमाम चीज़ों के अंदर तो ज़ाहिर है कि उसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी हमें कॉस्ट अदा करनी पड़ रही है उस एनर्जी की जो कि हम इंस्टॉल कर चुके हैं। तो ये हमारी फोरसाइट शायद इतनी अच्छी नहीं थी। नहीं, देखिए हमें समझना पड़ेगा कि फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। अब अगर आप देखिए कि दुनिया में जितने भी स्टेबल ग्रिड होते हैं उनमें बेस पावर प्लांट लाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा मुल्कों ने ये किया कि बेस लोड जो कि आपके फॉसिल फ्यूल बेस पावर प्लांट है वो ऐसे हों कि जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी पे हो। इसीलिए चाइना ले लें, इंडिया ले लें, इवन US से UK ले लें, तो उनके जो बेस लोड पावर प्लांट है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी पे वो कोल पे है। हैविंग सेड दैट, तो ये एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन थी कि देखिए हमारे पास कोल 0% था, यानी कि वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव चॉइस ऑफ फ्यूल। तो उस वक्त पॉलिसी बनाई गई और पॉलिसी में ये कहा गया कि हमें इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम कोल पे अपनी एनर्जी फ्यूल मिक्स को दुरुस्त करें और साथ के अंदर रिन्यूएबल भी लगाएं, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि जो रिन्यूएबल है ना, ख़ास तौर पर जो सोलर है उसके अंदर अब डिसरप्शन आनी शुरू हुई है, वरना इनिशियली जो उनके जो सोलर पैनल भी एक्सपेंसिव थे और स्टोरेज तो बहुत ही एक्सपेंसिव था। वो मैं बाद में बताऊंगा अब करंट डिसरप्शन क्या हो रही है। आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि हाइंडसाइट इज ऑलवेज 6/6 लेकिन उस वक्त ये बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन थी कि हमने अपने बेस लोड पावर प्लांट जो है उसमें एनर्जी फ्यूल मिक्स को दुरुस्त करना है, और इसीलिए हमें टाइम चाहिए था कि हमने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी अपने इंडिजिनस रिसोर्स को जो कि थर के अंदर है, और उसके ऊपर जब डेवलपमेंट शुरू हुई तो अगर मैं कंपेयर करूं कि जो इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट थे उनकी जो फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट है और इवन इम्पोर्टेड कोल की वो सिर्फ 25% कॉस्ट है। अब जब कोल बेस्ड पावर प्लांट आ गए तो ये भी हकीकत है कि अब फर्नेस ऑयल बेस्ड प्लांट वर्चुअली बंद हो गए मुल्क के अंदर। हपको को तो उन्होंने वैसे ही रिटायर कर दिया जी, और इसके अलावा बाकी भी प्लांट है वो डिस्पैच नहीं होते हैं। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए क्या हुआ है कि डिसरप्शन आई है। डिसरप्शन का क्या मतलब है कि कैपिटल कॉस्ट भी
जो रिन्यूएबल पावर प्लांट्स हैं उनकी कम हो गई है, उनके पैनल सस्ते हो गए हैं। मैं आपको ये बताऊं कि जी कि वी वर द वन ऑफ द फर्स्ट कंज्यूमर और इम्प्लीमेंटर ऑफ दिस रिन्यूएबल, क्योंकि हम लोगों ने जब कादरपुर पावर प्लांट लगाया तो उसकी कॉलोनी में हमने जब सोलर बेस्ड सिस्टम लगाया तो उस वक्त तकरीबन एक वॉट का जो पैनल था वो तकरीबन $2.34 का था। अब वो तकरीबन 30 सेंट्स के ऊपर आ गई है। इतनी ज़्यादा रिडक्शन हुई है कैपिटल कॉस्ट में, और साथ के अंदर जो बैटरी की कॉस्ट है, स्टोरेज जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी बहुत सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है। तो अब जो ट्रेंड है गोइंग फॉरवर्ड वो क्या होगा कि हाइब्रिड पावर प्लांट, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास सूरज निकले तो आप ना सिर्फ अपने पैनल से बिजली जनरेट करें बल्कि एडिशनल पैनल से बैटरीज को भी चार्ज करें, और चार्ज करने के बाद जब सूरज गुरूब हो जाए तो फिर वो बैटरी जो है वो आपको पावर दे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। दुनिया में एक और हाइब्रिड सिस्टम है जिसको कहते हैं कि विंड एंड सोलर। तो जहां पर विंड आपके पार्क्स हैं तो वहां पर जो विंड मिल्स होती हैं उनके दरमियान में फासला होता है, वहां पर वो सोलर पैनल लगा देते हैं, और हवा जो है वो शाम में चलती है प्रीडोमिनेंटली। तो दिन में आपको जो सोलर प्लांट है वो बिजली देते हैं, फिर शाम को आपके ये जो विंड के पावर प्लांट हैं वो बिजली देते हैं। तो इसके वो सस्टेनेबल आपका एनर्जी का सोर्स आता है। इसी तरह जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनके दोनों साइड के ऊपर भी सोलर पैनल लग सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो इसका मतलब यही है कि आप जिस वक्त सर्दियों के अंदर आपकी कैपेसिटी इतनी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाए, और पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है कि हमारी जो डिमांड है पावर की वो भी बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है, इंडस्ट्री हमने लगाई नहीं। तो जब गर्मी आती है तो डोमेस्टिक लोड की वजह से आप 28,000 मेगावाट पे चले जाते हैं, और जब सर्दी आती है तो सर्दी में एक तो पावर जनरेशन भी इनहेरेंटली कम हो जाती है, लेकिन आपकी डिमांड जो है वो 10,000 से भी कम हो जाती है। तो कंक्लूजन टू योर क्वेश्चन इज कामरान साहब कि ये जो असेसमेंट थी ना वो दुरुस्त थी मेरे अपनी तजर्बे और सोच के मुताबिक, कि हमें अपनी एनर्जी फ्यूल मिक्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें शिफ्ट करना था फ्रॉम फर्नेस ऑयल जनरेशन पावर प्लांट टू ऑल्टरनेटिव। इसीलिए सीपैक के अंदर कोल बेस्ड पावर प्लांट भी लगे, इंडिजिनस भी लग गए, इंपोर्टेड कोल भी लग गए, और रिन्यूएबल के अंदर लग गए जिसमें हाइडल और सोलर है। खालिद भाई, अब ये है कि वो अल्लाह करे कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस गुफ्तगू के दायरे से निकल के ग्राउंड पे आ जाए, उसमें फिर जो काम शुरू हो जाए, 2-5 हज़ार लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाए, तो फिर बात बनेगी। लेकिन मैं अभी कन्विंस नहीं हूँ कि सी पैक के हवाले से कोई बड़ी फुर्ती से कोई बेहतर कोई काम पाकिस्तान की इकानमी को शदीद ज़रूरत है, जो गेम चेंजर जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल हमारे हाथ में कोई नहीं है, और सी पैक का ख्वाब जो है वो फ़िलहाल इंतहाई मध्यम है। हमें कोई ब्राइट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया।